फ्रेंड्स, हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का हिस्ट्री को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो पहला अध्याय इतिहास में क्या आता है, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, पिछले कक्षा में हमने जाना है कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक 3 कालखंडों में बांटा गया है। मतलब अध्ययन का सुविधा पढ़ने के लिए क्या किया गया है, इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। ठीक है, 3 कालखंड, जैसे कि क्लास 6 में जाएगा ना, क्लास 6 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लास 6 में प्राचीन काल का है। ठीक है, ये क्लास 8 में कितना है, मध्य काल का है। उसके बाद आगे जाएगा तो आधुनिक काल का इतिहास हो जाएगा। ठीक है, तो कक्षा 6 में आपने प्राचीन, कक्षा 7 में मध्यकाल में, ठीक है, कक्षा 7 में मध्यकाल में और मुख्य परिवर्तनों का विशेषताओं के बारे में जाना है। अब कक्षा 8 में मुख्य रूप से आधुनिक काल में हुए परिवर्तन और उसकी जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उसके बारे में जानेंगे। प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उस काल की विशेषता होती है। इतिहास में हर काल में परिवर्तन जो होता है उस काल का विशेषता होती है। आप यह भी जानते हैं कि हमारी दुनिया शुरू से लेकर के आज तक कभी भी स्थिर नहीं रहा। हमारा दुनिया क्या रुका हुआ रहता है, नहीं ना, परिवर्तित होते रहता है। यह हम लोगों की सामूहिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलती रहती है। इन बदलावों के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, कला, संस्कृति आदि प्रायः सभी क्षेत्र में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ी गई बातों पर आधार पर चर्चा करें। देखो कक्षा 6 में जो पढ़ा गया है उस पर चर्चा करना है। प्राचीन काल में मनुष्य की जिंदगी में आने वाले 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं। प्राचीन काल में जो है मनुष्य का जिंदगी में 5 परिवर्तन क्या क्या हुआ था, बोलो। प्राचीन काल में सबसे पहले तो मनुष्य सब घर बना करके रहता नहीं था, नहीं रहता था। उसके बाद आग का आविष्कार हुआ था। ये सब 3 4 5 परिवर्तन हुआ था, है ना। हिलो मत देखो। मध्यकाल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आए 5 परिवर्तन क्या हो सकता है, उसके बारे में बोलने के लिए बोला है। ठीक है, आधुनिक युग में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में भी हुए। ये परिवर्तन कब, कैसे शुरू हुए हैं और उन्होंने दुनिया को किस तरह प्रभावित किया, ये हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण देखो आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। उधर जाओ बैठो, उस पर जाके बैठो। आधुनिक युग को जन्म देने में अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। कहाँ हुआ था, सबसे पहले यूरोप में हुआ था। ठीक है, यूरोप कहाँ पर है, यूरोप उधर एशिया, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग एशिया में रहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले परिवर्तन कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिसे क्या कहते हैं, जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण। ठीक है, इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग के द्वारा सत्य जाना। देखो वैज्ञानिक का क्या अर्थ होता है, वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है प्रश्न करके किसी प्रयोग को सत्य जानना। ठीक है, वैज्ञानिक अर्थ का मतलब यही होता है। मान के चलो पहले का क्या है, पहले जैसे भूत प्रेत ये सब होता है, पिशाच ये सब बोलता है ना, गाँव घर में होता है, तो क्या है, वैज्ञानिक क्या प्रमाण मानता है कि तुम हमको दिखाओ तभी ना मानेंगे। ठीक है, तो साइंस क्या है, साइंस प्रयोग करके वो अपना एक्सपेरिमेंट, जैसे न्यूटन क्या दिया था, न्यूटन बल का नियम दिया था, तो बल का नियम कैसे दिया, उसका एक्सपेरिमेंट करके वो बताया, है ना। प्रश्न चिन्ह लगाने में देखो प्रस्तुत करके सत्य को जाना। प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आज़ादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज़ बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयास के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। धार्मिक क्षेत्र में भी पहले अंधविश्वास अधिक था। ठीक है, ज़्यादा जो है ना भगवान पूजा पाठ देवता, पहले का इंसान कहता था क्या कि जैसे धरती है ना, धरती से जाएंगे तो कुछ आगे जाएंगे वो गिर करके मर जाएंगे, मतलब उसके आगे धरती का अंत हो जाता है कुछ दूर जाने के बाद। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं ना होता है। नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब था। तो अंधविश्वास पर आपत्तिजनक प्रयास के खिलाफ आवाज उठाने लगे। व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण को धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में भी विस्तार हुआ। जैसे जैसे साइंस का आविष्कार हुआ, विज्ञान का आविष्कार हुआ, तो क्या हुआ, व्यापार संबंधी भी दुनिया में धीरे धीरे व्यापार हुआ, आना जाना स्टार्ट किया, तो लोग को भ्रांति भी धीरे धीरे खत्म हुआ। ठीक है, देखो खोज और यात्राएं यहाँ से स्टार्ट होता है। सीमित मान्यताओं की सच्चाई जानने के साथ साथ इस वक्त नई चीज़ों को खोजने में भी काफ़ी प्रयास किए गए थे। इस वक्त जो है नया चीज़ में खोजने में भी काफ़ी, इसी समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन हुआ। इस समय ही अपने दुनिया से बाहर इलाका में भी जाने का प्रचलन हुआ। ठीक है, लोग का दिमाग बड़ा धीरे धीरे सोचता है, मान के चलो तुमको यहाँ है, ठीक है,
यहाँ क्या गांव में रहता है, अब गांव से क्या बाहर भी जाने का लिए अपना प्रचलन होता है ना रे, यहाँ हम जाकर के देखेंगे कि दूसरा गांव में क्या चीज़ें नहीं है, क्या व्यवस्था है, ठीक है। तो प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविकों और नौ चालकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने का प्रयास शुरू किया था, ठीक है। सबसे पहले प्रयास कौन शुरू किया था? यूरोपीय नौ चालक। यूरोप में जो था ना नाव सब जो बना करके चलाता था, ये सब इधर से उधर, मतलब पहले भी कंट्री में होता था यात्रा, लेकिन उतना नहीं होता था, ठीक है। यूरोप का नौ चालक सब यहाँ से एक देश से दूसरे देश में जाने का प्रयास शुरू किया, ठीक है। एशिया और अमेरिका के देशों तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज भी इन्हीं प्रयासों का परिणाम थी। इन प्रयासों से यूरोप के कुछ ऐसे देशों तक भी पहुंच पाए जिनके बारे में उन्हें दुनिया में बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। मतलब ऐसा ऐसा देश का भी खोज हुआ जो इसका पता ही नहीं था कि यहाँ पर एक देश भी ऐसा होता है, ठीक है। आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में सुना होगा। इसी समय 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। मतलब 1492 में अमेरिका नामक महाद्वीप का खोज किसने किया था? कोलंबस ने, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। कोलंबस कहाँ का था? पुर्तगाल का था, ठीक है। 1492 में किसका खोज किया था? पुर्तगाल नहीं, स्पेन का रहने वाला था। कहाँ का था? स्पेन का, ठीक है। स्पेन का नाविक था ये। 1492 में किसका खोज किया था? अमेरिका नामक महाद्वीप का खोज किया था, ठीक है। देखो पुर्तगाल के नाविक, तो पुर्तगाल भी है, तो पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा के बारे में भी आपने सुना होगा, कक्षा 7 में उधर था। उसने 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। 1498 में यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने, ठीक है। इसके बारे में विशेष रूप से क्या अध्याय 2 में पढ़ेगा, मतलब इसके आगे जो चैप्टर 2 आएगा ना, इसमें विशेष रूप से पढ़ेगा, ठीक है। नए मार्गों और भू भागों की खोज का एक परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों का इन नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ, ठीक है। नया नया रास्ता जब खोज हुआ तो इससे क्या हुआ? इससे ये परिणाम हुआ कि व्यापार का संबंध, देखो रास्ता नया मिलता है ना तो व्यापार भी होता है, ठीक है। दूसरा एक देश से दूसरा देश में व्यापार का संबंध स्थापित हुआ, ठीक है। जैसे भारत का खोज नहीं किया था वास्को डिगामा, भारत तक आने का रास्ता का खोज किया था कौन? वास्को डिगामा ने खोज किया था, ठीक है। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। इसके बाद में दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति, ठीक है। पूंजीवाद और पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद का मतलब होता है क्या? देखो व्यापार करने से क्या होता है? व्यापार करने से मुनाफा होता है। मुनाफा होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो देश पूंजीपति हो जाएगा, पैसा वाला हो जाएगा, ठीक है। इन व्यापारिक संबंधों से यूरोप के व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाया। देखो व्यापारिक संबंध सबसे पहले तो ये खोजा, ठीक है, अलग अलग देश खोजा, उसके बाद में व्यापारिक संबंध किया, उसके बाद में क्या हुआ? ये अपना फैक्ट्री खोला, ठीक है, अपना कंट्री में फैक्ट्री खोला और उससे जो कच्चा माल होता था वो ले लेकर के उससे बहुत लाभ कमाया, ठीक है। तो लाभ होने के कारण धीरे धीरे इनके पास पूंजी जमा हो। पूंजीवाद कैसे कहते हैं? व्यापारी सब जो है ना पहले व्यापार करने लगा, ठीक है, धीरे धीरे इनके पास क्या हुआ? व्यापार करने से क्या होता है? पैसा जमा होने लगा। इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया, ठीक है। होता है ना रे, मान के चलो तुम्हारे पास पैसा हो रहा है, ठीक है, पैसा हो रहा है, फिर वो पैसा कमाया उसको कर्ज पे लगा दिया, तो फिर पैसा बढ़ेगा। करता था क्या? जितना व्यापार करता था, जितना पूंजी कमाता था वो फिर उसमें लगा देता था, ठीक है। राइटिंग लिखो, राइटिंग लिख कर दिखाओ, ठीक है। इस प्रकार देखो तो पूंजी जमा, इस पूंजी को उन्होंने व्यापार में लगाया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में नए सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद किसे कहते हैं? यूरोप में जो है 15वीं, लगभग 15वीं शताब्दी, मतलब 1500 साल पहले, ठीक है, 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नया समाज व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं, ठीक है। इस नई सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी पूंजीपतियों और श्रमिकों के दो नए वर्गों का उदय, ठीक है। जो यूरोप में जो व्यवस्था हो गया तो इसको क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। और इस समाज का व्यवस्था दो टाइप में बढ़ गया, ठीक है। पहला क्या हो गया? पहला पूंजीपतियों का समाज और दूसरा श्रमिकों का नया वर्ग का उदय, ठीक है। जिसके पास पैसा हो तो उसको पूंजीपति कहते हैं और जिसके पास कुछ नहीं है तो लेबर हो गया, ठीक है। श्रमिकों का नए वर्ग का उदय हो गया। पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे। पूंजीपति क्या थे? व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे, ठीक है। और उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना, ठीक है। पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करके सीधा सीधी मुनाफा कमाना था। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। श्रमिक लेबर सब क्या करता था? लेबर का काम ही है काम करना, ठीक है। काम करके जो सब पूंजीपति व्यक्ति सब था उसे वेतन लेता था, ठीक है। वो कभी लेबर कभी जो ना आगे नहीं बढ़ पाता है, दिख रहा है, ये काम ही करेगा, असल में उतना ही काम, जितना ही पूंजी देता लेबर को कि जितना वृद्धि नहीं कर सके, ठीक है। सिर्फ खाएगा पिएगा चले गया, खत्म, ठीक है।
पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उत्पादक के तरीकों में भी परिवर्तन होने लगा। आपको याद होगा कि मध्यकाल में कपड़े जुलाहे अपने हाथों से बनाते थे। मध्यकाल में क्या होता था, कपड़ा बनाने के लिए जो ना अलग कास्ट होता था, ठीक है। जुलाहा नाम का जाति क्या करता था, कपड़ा बनाता था, ठीक है। हाथ से क्या करता था, हाथ से मशीन से जो ना बिनता था चरखा चला करके, ठीक है। तो जुलाहा का क्या काम था, कपड़ा बनाने का, ठीक है। तो मध्यकाल में कपड़े बनाने का काम कौन करता था, जुलाहा, ठीक है। आधुनिक युग में कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किए जाने लगे। धीरे धीरे मशीन का आविष्कार हुआ कपड़ा बनाने का, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये मशीन के द्वारा भी कपड़ा बनने लगा। मशीनीकरण की यह प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई, ठीक है। मशीन का निर्माण का प्रक्रिया कब हुआ, इंग्लैंड में 18वीं सदी, ठीक है। 18वीं सदी मतलब लगभग 1800 ईस्वी, ठीक है। सदी 1800 ईस्वी से ही शुरू हुआ। उत्तरार्ध का मतलब इसी के आसपास, ठीक है। 18वीं सदी का आगे का जो काल है उसके आसपास में शुरू हुआ था क्या, मशीनीकरण का प्रक्रिया, मतलब कपड़ा बनाने का मशीन का आविष्कार हुआ था, ठीक है। और फिर धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैली, जिसे औद्योगिक क्रांति नाम दिया गया। जिसको क्या नाम दिया गया, औद्योगिक क्रांति नाम दिया गया, ठीक है। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद, देखो क्या होता है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। देखो पूंजीवाद समझ में गया और औद्योगिक क्रांति समझा, ठीक है। औद्योगिक क्रांति क्या होता है कि जैसे मान के चलो कोई मशीन, नया मशीन का आविष्कार हो जाएगा, तो ठीक है, तो अधिक से अधिक वस्तु बनने लगे। कपड़ा का मशीन का आविष्कार हो गया, पहले हाथ से बुनता था, ठीक है। अब डायरेक्ट बनने लगा तो उसको क्रांति नहीं कहेंगे, क्रांति हो गया, ठीक है। अब क्या है, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद, ठीक है। तो देखो उद्योगों की स्थापना के कारण इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन भी काफी तेजी से होने लगा, ठीक है। मान के चलो जिस देश में, जिस कंट्री में उद्योग फैक्ट्री लग जाएगा, ठीक है, तो वस्तु का उत्पादन क्या होगा, हाईली लेवल पर होगा, ठीक है। अब इन तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए किसका आवश्यकता था, बाजार का आवश्यकता है। मान के चलो यहाँ फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है, ठीक है, सामान बन रहा है तो बन करके वो फैक्ट्री में रख लेगा तो नहीं ना हो जाएगा, उसको बेचने के लिए बाजार भी होना चाहिए। साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। इस वस्तु को तैयार करने के लिए क्या था, कच्चे माल का भी प्रोडक्ट का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। इन दोनों ही आवश्यकताओं ने यूरोप के देशों को अपने देशों से बाहर की दुनिया में पैर फैलाने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। मतलब यही सब आवश्यकता के कारण मान के चलो फैक्ट्री बन गया, तो फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए, उसको सामान, कच्चा माल चाहिए, ठीक है। कच्चा माल को बेचने के लिए क्या चाहिए, बाजार भी चाहिए। तो अगर हम क्या करेंगे, दूसरा देश को खोज लेंगे या कोई उपनिवेश बना लेंगे तो उससे कच्चा माल भी मिल जाएगा और बाजार करने के लिए बाजार का भी आवश्यकता हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसी आवश्यकताओं ने यूरोप के देशों को अपने देशों के बाहर की दुनिया में फैलने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। ये जब आवश्यकता हुआ तो क्या किया, वो दूसरा देश खोजना स्टार्ट कर दिया। जैसे कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा किसे बनता है, कपड़ा मुख्यतः सूती कपड़ा कपास से बनता है, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट होता है, तो मान के चलो कपड़ा कपास से बनता है, उसको तो कपास जहाँ उपजता है वैसा जमीन भी तो खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा कंट्री देखा है जहाँ पर अधिक हो रहा है, उसी पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इन देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो उसे अपने उद्योगों के लिए न केवल कच्चा माल सस्ते दामों में लगेगा बल्कि उनके तैयार माल के लिए बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि मान के चलो देश है कोई, तो उसमें क्या इसको लगा क्या, या मान के चलो दूसरा देश, यहाँ पर कौन था, अंग्रेज सब आया, अंग्रेज आकर के क्या किया, यहाँ का इकोनॉमी अब अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर दिया, ठीक है। गुलाम बना लिया था रे, सब आदमी जितना था, राजा उजा पहले तो राजा था, ठीक है, सबको गुलाम बना लिया था। अर्थव्यवस्था पर जितना अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की पैसा वैसा जो है फैक्ट्री लगाने का काम कौन, अंग्रेज ही करता था, ठीक है। इसने साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत की। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई यह प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले आई, ठीक है। मतलब ये प्रक्रिया जो है ना, क्या यूरोप में हुआ था ना, तो यूरोप में क्या किया, यूरोप में जब फैक्ट्री लगा तो ये क्या किया, यूरोपीय देशों में जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये सब पर जाकर के यूरोपीय वाला सब कब्जा करने लगा, ठीक है, कंट्री पर। और उसका औद्योगिक यूरोपीय देशों ने आर्थिक राजनीतिक के नियंत्रण के अंदर लाया और उसके बाद में उसको कंट्रोल करने लगा, देश का आर्थिक व्यवस्था और राजनीति के अंदर भी व्यवस्था के कंट्रोल करने के लिए ले आया, ठीक है। इस प्रक्रिया के अंदर शासित देश कॉलोनी, ठीक है, अर्थात उपनिवेश कहलाए, ठीक है। उपनिवेश को क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कॉलोनी कहते हैं, ठीक है, कॉलोनी, ठीक है। इस प्रक्रिया में जो शासन, जो मतलब जो दूसरा देश दूसरे पर कब्जा करता है तो उसको क्या कहते हैं, कॉलोनी या उपनिवेश कहते हैं, ये कहलाए, ठीक है। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, ठीक है। बड़ा पैमाने पर जो इस प्रक्रिया को अपनाया गया इसलिए इसको क्या कहते हैं, औपनिवेशिक युग भी कहते हैं, ठीक है। अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति, दुनिया में हो रहे इन बदलावों के बीच 18वीं सदी के अंतिम दशकों में दो और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहले का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से और दूसरे का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है।
दुनिया में क्या हुआ था, दुनिया में दो बदलाव हुए, ठीक है, हेर फेर मतलब कुछ हुआ। तो पहला क्या, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, जो देश कब्जा करके रखा था, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो भी अपना डेवलप्ड हुआ, तो वो क्या किया, लड़ाई लड़ने लगा, ठीक है, कि हमको भी स्वतंत्र चाहिए, है ना, स्वतंत्रता चाहिए। तो स्वतंत्रता संग्राम से देखो, पहला क्या था, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, एवं दूसरा फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांस में भी हुआ था ऐसा ही, ठीक है। तो अमेरिका की खोज के बाद वहाँ यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया था, ठीक है, मतलब अमेरिका का जब खोज हुआ था ना, तो उसके बाद यूरोप का जो जितना देश था वहाँ पर जाकर के क्या कर लिया था, कब्जा जमा लिया था, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ बस गए लोगों ने, ही यूरोपीय देशों के शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया, ठीक है। इस यूरोप का देश था ना, वहाँ इंडिया में भी आया है, इंडिया में कौन, अंग्रेज सब आकर के धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे बस गया, ठीक है, शासन किया, कितना 200 साल तक लगभग शासन किया। तो धीरे धीरे यहाँ बस गए लोगों ने, ही यूरोपीय देशों के शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसी तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार तथा सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया, ठीक है। इस तरह फ्रांस का भी लोग ने क्या, राज परिवार तथा सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। मतलब राज परिवार मतलब क्या होता है, फ्रांस में राजा जो था ना, उठपटांग हरकत करता था, ठीक है, और लोकतंत्रात्मक शासन नहीं था, मतलब चुनाव वोटिंग के द्वारा नहीं होता था, तो लोग क्या, उसके खिलाफ भी संघर्ष शुरू कर दिया, ठीक है। इन दोनों ही देशों के लोगों का अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर के किया गया संघर्ष क्या, सफल रहा, ठीक है। इसके बाद इन देश के लोगों ने अपने अपने देशों में गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। इसके बाद क्या किया, डेमोक्रेटिक गणतंत्र प्रणाली का शासन सरकार को स्थापित किया। गणतंत्र प्रणाली में होता क्या है, इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है प्रतिनिधि को, है ना, वोट होगा, वोट के द्वारा क्या चुना जाएगा, राजा चुना जाएगा, और उसमें क्या है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ऐसा व्यवस्था सही नहीं, ठीक है। स्वतंत्रता और समानता उसके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। फ्रांस और अमेरिका के इन आंदोलन का कई देशों के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। फ्रांस और अमेरिका में ही सबसे पहले ये क्रांति जो हुआ,